लाइट जब किसी ऐसी बाउंड्री पे इंसिडेंस होती है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही हो, तो इंसिडेंट लाइट का कुछ पार्ट उस मीडियम नेक्स्ट मीडियम में जाता है, यानी रिफ्रैक्ट होता है। इंसिडेंट लाइट का कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाती है और हो जाता है और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, यानी सेम मीडियम में लौट आता है। बच्चों, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है और ये दिस इज द फिनोमेना ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लाइट विथ बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया। हाँ बच्चों, जब लाइट किसी ऐसी बाउंड्री से इंटरैक्ट होती है तो लाइट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाता है। ऐसा देखा गया है, ये कोई हार्ड रूल नहीं है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं बच्चों, वैसे वैसे रिफ्रैक्शन कम होता है। लाइट का रिफ्रैक्शन में कम लाइट पार्टिसिपेट करती है और रिफ्लेक्शन में ज़्यादा लाइट पार्टिसिपेट करती है। आफ्टर अ सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस देयर इज नॉट एनी रिफ्रैक्टेड लाइट। यानी अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हम बढ़ाते चले जाएं तो एक समय ऐसा आएगा जब इधर कोई भी लाइट रिफ्रैक्ट होती हुई नहीं लगेगी और सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। आज का टॉपिक बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बच्चों, ऑर्डिनरी रिफ्लेक्शन में यानी कि मिरर में जो हम चेहरा देखते हैं, तो ऑर्डिनरी रिफ्लेक्शन में लाइट 100% रिफ्लेक्ट नहीं होती है, लाइट का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है। और यहाँ ऑर्डिनरी रिफ्लेक्शन में लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट की इंटेंसिटी का लॉस होता है, क्योंकि जो इंसिडेंट लाइट होती है उसकी उस एब्जॉर्प्शन के कारण इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमेना है बच्चों जिसमें लाइट का 100% रिफ्लेक्शन होता है और उससे बनने वाली इमेज बहुत ब्राइटर होती है। बच्चों, मेरा नाम एस.एन. त्रिपाठी है, ज्ञानदीप फिजिक्स चैनल में आप सबका स्वागत है। आज बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आज का टॉपिक है। तो हम शुरू करते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट प्रोपोगेट्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। तो जाहिर सी बात है बच्चों कि लाइट जब डेंसर से रेयरर में जाती है तो नॉर्मल से दूर हटती है। बच्चों जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है तो नॉर्मल से दूर हटती है, ये तो सभी लोग जानते हो। तो व्हाट मे बी द मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन दिस केस। बच्चों बने रहना, कहीं मत जाना, पूरा वीडियो देखना, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। तो अगर लाइट डेंसर मीडियम में इंसिडेंस हो रही है और तो रेयरर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों? तो जाहिर सी बात है बच्चों कि अगर डेंसर मीडियम में इंसिडेंस हो रहा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम ग्रेटर देन 90 डिग्री करते हैं तो लाइट को हमें सेम मीडियम में लाना होगा, तब ये रिफ्रैक्शन नहीं रह जाएगा और तब ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्योंकि लाइट सेम मीडियम में आ रही है तो हम इसको रिफ्रैक्शन नहीं कह सकते। यहां से हम ये समझा सकते हैं बच्चों, इस एग्जाम्पल से हम ये समझा सकते हैं कि अगर लाइट डेंसर मीडियम में इंसिडेंस हो रही है तो रेयरर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री होगी और 90 डिग्री से मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्शन की 90 डिग्री से मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रे सेम मीडियम में लौट आएगी। तो बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझाने से पहले हम क्रिटिकल एंगल के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज क्रिटिकल एंगल एंड
ऑन व्हाट फैक्टर्स क्रिटिकल एंगल डिपेंड्स। तो बच्चों दिस इज रिलेटेड विथ प्रोपगेशन ऑफ लाइट फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। जैसा कि अभी हमने बताया बच्चों कि लाइट जब डेंसर मीडियम में इंसिडेंस होती है तो रेयरर मीडियम में जाते समय लाइट नॉर्मल से दूर हटती है, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज़्यादा होता है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। तो एक समय ऐसा आएगा तो बच्चों अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते चले जाएं तो देख रहे हो कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता चला जा रहा है। इस प्रोसेस में इन दिस ऑर्डर हम एक समय ऐसा आएगा, जैसा कि हमने बताया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 90 डिग्री ही हो सकती है, उससे ज़्यादा एंगल संभव नहीं है। तो एक समय ऐसा आ सकता है, एक समय ऐसा आएगा ही, अगर ये डेंसर मीडियम है बच्चों, अगर ये डेंसर मीडियम है तो एक सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा भी होगा कि जब रेयरर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री हो जाएगा एंड दिस सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। दिस सर्टेन angle of incidence is called critical angle and expressed by theta c. तो what will be the definition of critical angle? तो critical angle is angle of incidence in denser medium। ध्यान से सुनना बच्चों, critical angle is the angle of incidence in denser medium for which angle of refraction in rarer medium is equal to 90 degree। फिर से सुनना बच्चों, एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? तो क्रिटिकल एंगल इज डिफाइंड बाय एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम। बच्चों ये पूरा टॉपिक इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम से रिलेटेड है कि जब रे डेंसर मीडियम में इंसिडेंस होगी। ये ध्यान से सुन लेना बच्चों कि ये पूरा टॉपिक इसी बात पे डिपेंड है कि रे डेंसर मीडियम में इंसिडेंस हो रही है। तो क्रिटिकल एंगल may be defined by angle of incidence in denser medium for which angle of refraction is equal to 90 degree। तो बच्चों if angle of incidence, what will happen if angle of incidence is greater than critical angle? तो बच्चों अब कोई रिफ्रैक्टेड रे नहीं होगी, क्योंकि दिस इज मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इससे ज़्यादा कर देते हैं, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा कर देते हैं, तो कोई भी लाइट उस पार नहीं जाएगी, यानी कोई भी लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होगी। देयर विल नॉट बी एनी रिफ्रैक्टेड लाइट। तो होगा क्या बच्चों? देन टोटल इंसिडेंट लाइट विल गेट रिफ्लेक्टेड और ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, जैसा कि रिफ्लेक्शन में होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होगा। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन थीटा सी, बच्चों ध्यान से सुनना कि अगर इन डेंसर मीडियम इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल या greater than critical angle, then there will not be any refracted light. There will not be any refracted light, and the 100% of incident light gets reflected। 100%, बच्चों ध्यान से सुनना, 100% of incident light gets reflected and this phenomena is called total internal reflection। क्योंकि यहां 100% of incident light gets reflected
reflected. Therefore, this is called total internal reflection. बहुत ही इंटरेस्टेड फिनोमेना है जिस पे अभी हम आते हैं थोड़ी देर में। पहले हम देखते हैं क्रिटिकल एंगल किन चीज़ों पे डिपेंड करता है और क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड न्यूमेरिकल और किस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बच्चों बने रहना, पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना, बहुत अच्छी अच्छी बातें पता चलेंगी यार। तो हम आते हैं डिपेंडेंस ऑफ क्रिटिकल एंगल। डिपेंडेंस ऑफ, तो बच्चों क्रिटिकल एंगल क्या है? इट इज डिफाइंड बाई एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम। एंगल ऑफ, ध्यान से देख लेना बच्चों, ध्यान से, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये है क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन है बच्चों? तो पहले हम किसी भी मीडियम का एयर के साथ या वैक्यूम के साथ क्रिटिकल एंगल निकालते हैं। यहाँ कोई भी मीडियम डेंसर ही है, एयर से तो डेंसर ही है, या वैक्यूम से तो सारे मीडियम डेंसर हैं, भले ही वो एयर है, वैक्यूम से डेंसर ही है। और तो कोई भी मीडियम वैक्यूम से कंपेयर करने पे डेंसर ही होती है। तो वैक्यूम्स या एयर से कंपेयर करने पर, यानी कि जब डेंसर मीडियम कोई गिवन मीडियम हो और रेयरर मीडियम एयर या वैक्यूम हो, तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा, कितना होगा? क्या वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है? तो बच्चों ये दिखाते हैं डिपेंडेंस ऑफ क्रिटिकल एंगल। डिपेंडेंस, या सबसे पहले रिलेशन फॉर या फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल एंगल। फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल एंगल, this is the boundary separating two media and इसे हम मीडियम 1 और इसको मीडियम 2, इसका ये एयर है। तो बच्चों हमने बताया था कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बी कंसीडर्ड इक्वल टू 1 एंड दिस इज गिवन मीडियम, डेंसर मीडियम, जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो इस मीडियम का दिस इज डेंसर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, एंड दिस इज एयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वैक्यूम भी हो सकता है और एयर भी हो सकता है, और इसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले रहे हैं। तो बच्चों मान लो कि रे इज इंसिडेंसिंग एट एंगल थीटा सी। रे इज इंसिडेंसिंग इन डेंसर मीडियम एट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू थीटा सी, यानी क्रिटिकल एंगल। तो सारी की सारी जो रे होगी, इस समय जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा बच्चों, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो हो जाएगा 90 डिग्री। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ के हेल्प से हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। क्योंकि ये मीडियम 1 है, तो यूजिंग स्नेल्स लॉ म्यू साइन थीटा सी, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और इस मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी, तो म्यू इंटू थीटा सी इज इक्वल टू 1 इंटू साइन 90। 1 इंटू साइन 90, यहां से साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, यानी कि थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू। तो दिस इज द फॉर्मूला बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि अगर हमें क्रिटिकल एंगल मालूम हो तो हम मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता कर सकते हैं, या अगर हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो तो हम क्रिटिकल एंगल पता कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ कुछ एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। ग्लास एयर, ग्लास एयर, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 होता है। तो बच्चों साइन थीटा सी, साइन थीटा सी फॉर ग्लास इज इक्वल टू 1/μg यानी 2/3। तो थीटा सी यानी क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर इंटरफेस, ग्लास एयर इंटरफेस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3। और जब हम साइन चार्ट से साइन इनवर्स 2/3 यानी कि 0.666 की वैल्यू निकालते हैं तो वो आ जाती है बच्चों, वो आता है 49 डिग्री। यानी पानी के अंदर क्रिटिकल पानी और एयर इंटरफेस के लिए, यानी कि अगर दिस बाउंड्री सेपरेट्स एयर टू वाटर, देन क्रिटिकल एंगल विल बी इक्वल टू 49, सॉरी नॉट वाटर बच्चों, नॉट वाटर, दिस इज ग्लास। और हाँ ये तो वाटर के लिए होता है, एंड दिस इज इक्वल टू 42 डिग्री। ग्लास के साथ ग्लास एयर इंटरफेस का, यानी अगर डेंसर मीडियम ग्लास है और रेयर मीडियम एयर है तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 42 डिग्री होगी। फिर बच्चों एयर के साथ थीटा सी फॉर वाटर एयर इंटरफेस, वाटर एयर इंटरफेस के लिए साइन इनवर्स 3/4, क्योंकि वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है और ये साइन इनवर्स 1/μ करना है, तो 1/4/3 करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। तो थीटा सी फॉर वाटर एयर इंटरफेस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4 और ये वैल्यू आती है बच्चों 49 डिग्री। और ऐसे ही जब हम डायमंड एयर इंटरफेस में जब हम क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकालते हैं तो डायमंड का यहां लिख देते हैं बच्चों, देखना ध्यान से, थीटा सी फॉर डी फॉर डायमंड, देखना बच्चों, जी फॉर ग्लास, डब्ल्यू फॉर वाटर एंड डी फॉर डायमंड। डायमंड एयर इंटरफेस के लिए जब हम क्रिटिकल एंगल निकालते हैं तो वो आता है साइन इनवर्स 1/μ यानी 5/2 और ये हो जाएगा बच्चों साइन इनवर्स 2/5। और इसकी वैल्यू जब हम साइन के चार्ट से देखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी ओनली 24 डिग्री। यानी ग्लास एयर इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री, वाटर एयर इंटरफेस के लिए 49 डिग्री और डायमंड एयर इंटरफेस के लिए 24 डिग्री। बच्चों ये जान लेना, क्रिटिकल एंगल के बारे में ये जान लेना कि क्रिटिकल एंगल, जैसा कि देख रहे हो इस फार्मूले से क्लियर है कि क्रिटिकल एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, यानी कि जिस मीडियम का म्यू ज्यादा होगा उसका क्रिटिकल एंगल, उसका साइन क्रिटिकल एंगल कम होगा तो वो क्रिटिकल एंगल भी उसके क्रिटिकल एंगल का साइन कम होगा। फिर से सुनना बच्चों, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उस मीडियम का क्रिटिकल एंगल का साइन कम होगा और जिसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसके क्रिटिकल एंगल का साइन ज्यादा होगा। तो जब साइन ज्यादा, क्रिटिकल एंगल का साइन ज्यादा होगा तो थीटा भी ज्यादा होगा और जब साइन कम होगा तो थीटा भी कम होगा। थीटा के बढ़ने के साथ साइन बढ़ता है, इतना मैथ सबको जानना पड़ेगा कि थीटा के बढ़ने के साथ साइन बढ़ता है 0 to 90, फ्रॉम 0 to 90 डिग्री with increase in theta sin increases, sin theta increases and cos के लिए इसका उल्टा हो जाता है कि with increase in theta cos theta decreases। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हो कि sin theta एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि विथ इंक्रीज इन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स sin theta c decreases and hence theta c also decreases।
तो यहाँ जो कि यहाँ से क्लियर है बच्चों, वाटर के लिए सबसे ज्यादा अगर हम वाटर एयर वाटर ग्लास और डायमंड तीनों का कंपैरिजन करें बच्चों, तो एक मैथमेटिकल रिलेशन हम बना सकते हैं, कि एज म्यू डायमंड इज ग्रेटर देन म्यू ग्लास इज ग्रेटर देन म्यू वाटर, तो 1 अपॉन म्यू डायमंड विल बी लेस देन 1 अपॉन म्यू ग्लास विल बी लेस देन 1 अपॉन म्यू वाटर, और देयरफॉर साइन थीटा सी ऑफ डायमंड इज लेस देन साइन थीटा सी क्रिटिकल एंगल है, फॉर ग्लास इज लेस देन साइन थीटा सी फॉर वाटर, एंड हेंस देयरफॉर थीटा सी फॉर डायमंड सबसे कम होगा और थीटा सी फॉर ग्लास वाटर, थीटा सी यानी कि वाटर एयर इंटरफेस के लिए इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो वाटर एयर इंटरफेस के लिए जैसा कि यहाँ क्लियर है बच्चों कि वाटर एयर इंटरफेस के लिए थीटा सी की वैल्यू 49 डिग्री, ग्लास एयर इंटरफेस के लिए थीटा सी की वैल्यू 42 डिग्री, और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है 5/2 यानी कि 2.5 यानी कि 2.5, और इसलिए थीटा सी फॉर डायमंड एयर इंटरफेस इज ओनली 24 डिग्री, जिसका कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में बहुत ही इंटरेस्टेड फेनामेना होता है, और इसी प्रॉपर्टी के कारण हीरे की कीमत बहुत ज्यादा होती है बच्चों। बने रहना, कहीं मत जाना, अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं इस वीडियो में सब। बच्चों क्रिटिकल एंगल पे क्या कलर का कोई इफेक्ट पड़ता है तो देखते हैं बच्चों। जैसा कि यहां देख रहे हो बच्चों, साइन थीटा सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, यानी साइन थीटा सी म्यू पर डिपेंड करता है, और म्यू जिस चीज पर डिपेंड करता है उस पे थीटा सी भी डिपेंड करेगा ही करेगा। जैसे म्यू किस पे डिपेंड करता है, रिलेटिव दो मीडियम अगर बदल दो, जैसे डायमंड का या वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में 4/3 होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में 3/2 होता है, लेकिन ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में कुछ और होगा। इसलिए ग्लास का क्रिटिकल एंगल एयर में 42 डिग्री है, लेकिन वाटर में चेंज हो जाएगा। अगर डेंसर मीडियम ग्लास और रेयरर मीडियम वाटर है तो चेंज हो जाएगा। तो बच्चों ऑन व्हाट फैक्टर्स क्रिटिकल एंगल डिपेंड, तो दो चीजें हैं बच्चों, एक तो कलर पे डिपेंड करता है और दूसरा रिलेटिव डेंसिटी पे। पहला कलर पे डिपेंड करता है, दूसरा रिलेटिव डेंसिटी पे डिपेंड करता है। बच्चों साइन थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, और तुम सभी जानते हो कि ब्लू किसी भी मीडियम का गिवन मीडियम ब्लू कलर के लिए जो क्रिटिकल एंगल होगा वो रेड कलर के लिए नहीं होगा। तो म्यू, क्योंकि फॉर एनी मीडियम फॉर अ गिवन मीडियम, ध्यान से सुनना बच्चों, फॉर अ गिवन मीडियम म्यू ब्लू, किसी भी मीडियम का ब्लू कलर के लिए वायलेट से शुरू होता है, लेकिन हम ब्लू से बता रहे हैं। किसी भी मीडियम का ब्लू कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा वायलेट का होता है। लेकिन अगर हम ब्लू येलो और रेड में कंपेयर, या ब्लू ग्रीन और रेड में कंपेयर करें, तो म्यू ब्लू इज ग्रेटर देन म्यू ग्रीन इज ग्रेटर देन म्यू रेड। ये तीन कलर का हम कंपैरिजन कर रहे हैं बच्चों। शुरू होता है वायलेट से और जाता है रेड तक, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर होते हैं। तो इससे हम और अदर के लिए भी ये पैटर्न बना सकते हैं। तो बच्चों जैसा कि म्यू बी सबसे ज्यादा है और म्यू आर सबसे कम है, लेकिन अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें तो 1/μ बी विल बी लेस देन 1/μ जी,
यहाँ G फॉर ग्रीन इज लेस देन 1 अपॉन म्यू आर, R फॉर रेड। तो बच्चों यानी कि साइन थीटा सी फॉर ब्लू कलर और साइन थीटा सी फॉर ग्रीन कलर और साइन थीटा सी फॉर रेड कलर में सबसे कम होगा साइन थीटा सी फॉर ब्लू कलर और सबसे ज्यादा होगा साइन थीटा सी फॉर रेड कलर। सबसे ज्यादा होगा साइन थीटा सी फॉर रेड कलर, यानी कि क्रिटिकल एंगल फॉर एनी मीडियम, फॉर गिवन मीडियम, जैसे मान लो वो गिवन मीडियम है ग्लास, फॉर गिवन मीडियम ग्लास, तो ग्लास और एयर इंटरफेस के लिए थीटा सी फॉर थीटा सी, ये बच्चों अंडरस्टूड है, ग्लास एयर इंटरफेस ये अंडरस्टूड है। तो थीटा सी फॉर ब्लू, थीटा सी यानी क्रिटिकल एंगल फॉर ग्रीन और थीटा सी फॉर रेड में सबसे कम क्रिटिकल एंगल किसी भी मीडियम के लिए फॉर ए गिवन मीडियम, क्रिटिकल एंगल फॉर ब्लू कलर विल बी लेस देन दैट फॉर ग्रीन कलर एंड सबसे कम होगा सबसे ज्यादा क्रिटिकल एंगल आएगा रेड कलर के लिए। तो बच्चों ऑन व्हाट फैक्टर्स क्रिटिकल एंगल डिपेंड्स, तो पहला है कलर पे डिपेंड करता है। ब्लू कलर के लिए किसी भी मीडियम का, केवल मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, ये कलर पे भी डिपेंड करता है। किसी गिवन मीडियम के लिए ब्लू कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रीन कलर से अलग होता है, रेड कलर से अलग होता है, इसलिए क्रिटिकल एंगल भी ब्लू कलर का ग्रीन कलर से अलग होगा और रेड कलर से अलग होगा। तो म्यू अलग अलग होता है, इसलिए क्रिटिकल एंगल भी अलग अलग होगा। और ये सीक्वेंस होगा बच्चों, अगर हम पूरा सातों कलर का दिखाना चाहें तो सबसे कम वायलेट का आएगा, उसके बाद इंडिगो का आएगा, उसके बाद बच्चों तुम बना सकते हो इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, करते करते सबसे ज्यादा वैल्यू रेड के लिए आएगी। अब देखते हैं बच्चों और किस बात पे डिपेंड करता है, तो रिलेटिव डेंसिटी पे डिपेंड करता है बच्चों। कहीं मत जाना, बैठे रहना, पूरा वीडियो देख करके जाना। अगर अच्छा नॉलेज लेना है तो पूरा वीडियो देखना ही पड़ेगा। तो बच्चों तुम सबने देखा कि क्रिटिकल एंगल डिपेंड करता है कलर पे। ब्लू कलर के लिए या वायलेट के लिए क्रिटिकल एंगल सबसे कम होता है किसी भी मीडियम का, और रेड के लिए सबसे ज्यादा होता है। ऐसे ही दूसरा है कि रिलेटिव डेंसिटी या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करता है। हम दो तीन एग्जांपल देंगे बच्चों, ग्लास का वाटर के साथ, डायमंड का वाटर के साथ, ग्लास वाटर और डायमंड वाटर। तो ग्लास वाटर, इसमें ग्लास वाटर इंटरफेस बच्चों म्यू जी यानी म्यू ग्लास होता है 3/2 और म्यू वाटर होता है 4/3। तो W म्यू जी यानी डेंसर मीडियम, इसमें डेंसर मीडियम कौन सा है, तो डेंसर मीडियम है ग्लास और वाटर है रेयरर मीडियम। तो अगर रे ग्लास में इंसिडेंस हो रही है, अगर रे ग्लास में इंसिडेंस हो रही है और वाटर में जा रही है, यानी कि ये जो बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया है वो सॉरी एयर से नहीं, वाटर को ग्लास से सेपरेट कर रही है, तो क्रिटिकल एंगल होगा बच्चों, ये हो जाएगा, डेंसर मीडियम है ग्लास, तो वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 3/2 अपॉन 4/3, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा बच्चों 9/8। तो साइन थीटा सी फॉर
ग्लास वाटर इंटरफेस विल बी इक्वल टू 1 डब्ल्यू म्यू जी, यानी 1/9/8 यानी 8/9। तो थीटा सी की वैल्यू आएगी बच्चों, थीटा सी फॉर ग्लास वाटर इंटरफेस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/9। ये तो हुआ पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, वाटर डायमंड इंटरफेस, या ये है ग्लास वाटर। पहला हो गया ग्लास वाटर इंटरफेस, दूसरा हो गया ग्लास डायमंड वाटर, सॉरी बच्चों, डायमंड नहीं, डायमंड अभी दिखाते हैं। फिर जैसा कि हमने दिखाया ग्लास वाटर इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल थीटा सी फॉर ग्लास वाटर इंटरफेस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/9, और इसकी वैल्यू आती है बच्चों 63 डिग्री। ग्लास वाटर इंटरफेस के लिए ये आता है 63 डिग्री, जबकि ग्लास एयर इंटरफेस के लिए साइन थीटा सी फॉर ग्लास एयर इंटरफेस इज इक्वल टू 2/3 1/μ, यानी 1 जब एयर के मीडियम में ग्लास को रखा जाएगा तो क्रिटिकल एंगल 1/μ ग्लास यानी 1/3/2 यानी 2/3। और अभी हम पीछे बताए थे कि तब थीटा सी की वैल्यू फॉर ग्लास एयर इंटरफेस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3 यानी 0.6666। तो ये हो जाएगा 42 डिग्री। तो बच्चों देख रहे हो कि ग्लास और वाटर इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल 63 डिग्री है और ग्लास एयर इंटरफेस के लिए 42 डिग्री है। यहां हम बता दें बच्चों कि ये जो रिलेटिव डेंसिटी है, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी के बढ़ने से, रिलेटिव डेंसिटी के कम होने से क्रिटिकल एंगल बढ़ रहा है। रिलेटिव डेंसिटी कम हुई है तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ है, जिससे क्रिटिकल एंगल ज़्यादा हुई है। और यहाँ भी ये चीज़ हम देख सकते हैं। ऐसे ही बच्चों डायमंड का एयर में क्रिटिकल एंगल, अभी हमने बताया कि डायमंड का एयर में क्रिटिकल एंगल यानी थीटा सी फॉर डायमंड एयर इंटरफेस इज इक्वल टू 24 डिग्री, क्योंकि इसका यहाँ पे म्यू होता है 5/2। लेकिन जब हम डायमंड का वाटर के रिस्पेक्ट में क्रिटिकल एंगल निकालते हैं तो डायमंड वाटर इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल हो जाएगा साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/μ यानी डेंसर मीडियम का म्यू रेयर मीडियम के रिस्पेक्ट में, यानी कि डायमंड वाटर तो WμD यानी 1 वाटर का डायमंड μD अपॉन म्यू वाटर यानी 1/5/2/4/3। तो बच्चों ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1/15/8 और ये आ जाएगा 8/15। तो थीटा सी हो जाएगा बच्चों, थीटा सी इज इक्वल टू थीटा सी फॉर डायमंड वाटर विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 8/15। और ये वैल्यू नियरली एग्जैक्ट तो नहीं मालूम है बच्चों, लेकिन नियरली, क्योंकि ये वैल्यू 1/2 के आसपास है, तो ये जो वैल्यू आएगी 30 डिग्री, थीटा की जो वैल्यू आएगी साइन 1/2 30 डिग्री के लिए होता है। तो अब जो थीटा की वैल्यू आएगी बच्चों वो 30 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा होगी।
यानी कि वो हो जाएगी 32 डिग्री। तो इस तरह से बच्चों नियरली इक्वल टू, दिस विल बी नियरली इक्वल टू 32 डिग्री। तो देख रहे हो बच्चों कि रिलेटिव डेंसिटी पहले 5/2 था और बाद में 15/8, यानी कि वाटर का डायमंड का वाटर के रिस्पेक्ट में 15/8, यानी रिलेटिव डेंसिटी कम हुई है, 1 पॉइंट समथिंग हुई है। और एयर के रिस्पेक्ट में रिलेटिव डेंसिटी 5/2 यानी 2.5। तो बच्चों रिलेटिव डेंसिटी के कम होने से क्रिटिकल एंगल ज्यादा हुआ है, बढ़ा है। और डायमंड वाटर इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल 32 डिग्री है। तो बच्चों याद रहे कि डायमंड एयर इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री होता है और डायमंड वाटर इंटरफेस के लिए 32 डिग्री होता है। यहां से बच्चों हम बहुत कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम आते हैं बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। बच्चों कभी कभी गर्मी के दिनों में देखे होंगे, मार्च अप्रैल या मई जून में, बरसात के दिनों में कम होता है लेकिन मई जून में ज़्यादा होता है। जब नेशनल हाईवेज पे जाओ तो दूर सड़क पे पानी गिरा होने का एहसास होता है और जब हम पास पहुंचते हैं तो वहाँ कोई पानी हमें नहीं दिखता है। ये होता है बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 100% रिफ्लेक्शन। बच्चों 100% रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, जिसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ध्यान से सुनना बच्चों, ये रिलेटेड है इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, डेंसर टू रेयरर, प्रोपगेशन ऑफ लाइट फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। ऑर्डिनरी रिफ्लेक्शन में बच्चों जो हम शीशे में अपना चेहरा देखते हैं वो ऑर्डिनरी रिफ्लेक्शन होता है, उसमें एब्जॉर्प्शन बहुत होता है। लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक ऐसा रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है, पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन में, बट ये है ये है रिफ्लेक्शन और इसकी स्टडी हो रही है रिफ्रैक्शन में। ये 100% रिफ्लेक्शन है बच्चों, ये ऑर्डिनरी रिफ्लेक्शन से अलग है। ऑर्डिनरी रिफ्लेक्शन में 100% लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, यानी अगर डेंसर मीडियम में इंसिडेंस है, अगर रे का इंसिडेंस डेंसर मीडियम में हो रहा है तो पॉसिबल है कि 100% लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी जब 100% का रिफ्लेक्शन होता है तो उससे बनने वाला इमेज उस ऑर्डिनरी रिफ्लेक्शन से कहीं ब्राइटर होता है। बच्चों बहुत इंटरेस्टेड फिनोमेना है, कहीं मत जाना, पूरा वीडियो देखना। तो व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? इफ इन डेंसर मीडियम, ध्यान से सुनना बच्चों, इफ इन डेंसर मीडियम एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, इफ इन डेंसर मीडियम, ये डेंसर मीडियम है बच्चों, पहले जान लो, तो ये रेयरर हो ही गया। इन डेंसर मीडियम if angle of incidence is greater than critical angle। वैसे तो बच्चों लाइट जब ऐसी बाउंड्री से इंटरैक्ट होती है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही हो तो रिफ्रैक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है। लाइट का कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ध्यान से सुनना बच्चों, क्रिटिकल एंगल का इंपॉर्टेंस इसीलिए है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर इन डेंसर मीडियम अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन देयर विल नॉट बी एनी रिफ्रैक्टेड लाइट, and 100% and no absorption, also there will not be any absorption of light। और इसीलिए बच्चों ये ऑर्डिनरी रिफ्लेक्शन से एकदम अलग इमेज बनता है, मतलब ब्राइटर इमेज बनता है, क्योंकि नो रिफ्रैक्टेड लाइट एंड 100% ऑफ इंसिडेंट लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड। 100% ऑफ इंसिडेंट लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड। तो बच्चों ये कब होता है? जब इंसिडेंस, ये कब संभव है, कब पॉसिबल है? जब इंसिडेंस is greater than, incidence occurs in
इंसिडेंस टेक्स प्लेस इन डेंसर मीडियम। अगर रे डेंसर मीडियम में इंसिडेंस हो रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। 100% लाइट रिफ्लेक्ट होगी, इसलिए इसको बोलते हैं टोटल। और सेम मीडियम में अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होगी, इसलिए बोलते हैं इंटरनल। एंड दिस इज द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन, इसलिए बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो ये है बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें 100% लाइट रिफ्लेक्ट होती है और इससे बनने वाला इमेज भी ब्राइटर होता है। तो कभी कभी हमें सड़कों पे पानी गिरे होने का भ्रम होता है बच्चों, क्योंकि आसमान चमकता है। सड़क पे हमें आसमान चमकता हुआ दिखता है और हमें लगता है कि सड़क पे पानी गिरा है, और जब हम पास जाते हैं तो वहाँ कोई पानी नहीं होता है, मिराज बनता है। इसे मिराज बोलते हैं बच्चों। जब पानी का भ्रम हो, गर्मी के दिनों में जब पानी का भ्रम हो, तो उसे ही मिराज कहते हैं। तो बच्चों मिराज के बारे में, लूमिंग के बारे में, ठंडी जगहों पे लूमिंग होती है, लूमिंग बनती है, और गर्म जगहों पे डेजर्ट्स में मिराज बनता है। बने रहना बच्चों, बहुत इंटरेस्टेड फिनोमिना है। तो बताते हैं एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहला एप्लीकेशन इसका बच्चों कि साइनिंग ऑफ एयर बबल। साइनिंग ऑफ एयर बबल, पानी के अंदर अगर कोई हवा का बुलबुला बन रहा है तो देखे होंगे बच्चों, हमें वो हवा का बुलबुला दिख जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ भी ये जो पानी है वो डेंसर मीडियम है और हवा यहाँ बबल है, तो इसमें रेयरर मीडियम है, एयर है यहाँ। तो एयर जो है रेयरर मीडियम है, तो लाइट जब इस पे पड़ती है डेंसर टू रेयरर, तो अगर नॉर्मल से वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल बना रही है तो फिर लाइट वहाँ जाने लगेगी जहाँ ऑर्डिनरली वो उसे नहीं जाना था। यानी कि यहाँ से लाइट एक्स्ट्रा रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का, तो लाइट का एक्स्ट्रा रिफ्लेक्शन होने के कारण वैसे ये पॉइंट हमें नहीं दिखता, लेकिन कुछ और लाइट का एक्स्ट्रा रिफ्लेक्शन हो रहा है 100 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के कारण, और इसलिए हमें एयर बबल चमकती हुई दिखती है। दूसरा है बच्चों डायमंड का चमकना। तो डायमंड या ग्लास का कोई टुकड़ा हो बच्चों, तो वो चमकता है, डायमंड ज्यादा चमकता है। होता क्या है कि डायमंड को बच्चों ये सिर्फ ग्लास और डायमंड में ही नहीं होता है, ये तीसरा ग्लास और वाटर ड्रॉपलेट, वाटर की छोटी छोटी बूंदें, पानी की छोटी छोटी बूंदें भी चमकती हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। हीरा भी चमकता है बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, और ये ग्लास के छोटे छोटे पीसेस भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ही कारण चमकते हैं। यहाँ तक कि अगर ग्लास पैन हो बच्चों, ग्लास पैन जैसा कि खिड़कियों में लगा होता है ग्लास पैन, तो ये 4-5 एग्जाम्पल है बच्चों। ग्लास पैन में अगर कोई क्रैक आ जाए, या किसी भी शीशे के या किसी भी ग्लास की शीट में अगर कोई क्रैक आ जाए थोड़ा सा, तो हाथ से छूने पर पता नहीं चलता है, लेकिन आंख से वो दिख जाता है। वो क्रैक आंख से दिख जाता है, हाथ से छूने पे पता नहीं चल रहा है, क्योंकि वो है बहुत माइक्रो, बहुत पतली सी है, इसीलिए हाथ से छूने पे पता नहीं चल रहा है। लेकिन वो आंख से दिख जाता है, जबकि आंख से नहीं दिखना चाहिए। हाथ से छूने पे पता चल जाए, लेकिन आंख से नहीं दिखना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, आंख से ये दिख रहा है। होता क्या है कि क्रैक में एयर, जैसे अगर ये क्रैक है बच्चों, तो इधर ये ग्लास, इधर ग्लास, और क्रैक में क्या है, एयर है। तो लाइट जब जा रही है इधर से, तो डेंसर टू रेयरर जा रही है, तो यहाँ ये सेम मीडियम में लाइट का एक्स्ट्रा रिफ्लेक्शन होने के कारण ये जो हेयर क्रैक है, बहुत पतला सा क्रैक किसी भी विंडो पैन में, ग्लास पैन में, तो वो हमें दिख जाता है। तो ग्लास पैन का क्रैक का दिखना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है।
ऐसे ही जो जौहरी होते हैं, हीरे को तराशने वाले जौहरी, उनको पता होता है कि हीरे को किस तरह से हम कट करें, उसके सरफेसेस को, फेसेस को हम किस तरह से घिसें, घिसने वाली एक मशीन होती है बच्चों, किस तरह से घिसें तो हीरा ज़्यादा चमकेगा। तो उस तरह से कुछ विशेष एंगल्स पे उसको कट करते हैं जिससे वो भी जिससे रेज का एक्स्ट्रा रिफ्लेक्शन होता है और रेज को जिस डायरेक्शन से नहीं आना था उस डायरेक्शन से भी आती है। तो ऑर्डिनरी रिफ्लेक्शन से भी लाइट इधर चल रही है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से भी लाइट ऑब्जर्वर तक पहुंच रही है, इसलिए हीरा चमक रहा है। सेम इज ट्रू फॉर ग्लास पीसेज एंड वाटर ड्रॉपलेट। लेकिन बच्चों वाटर ड्रॉपलेट कम चमकती है, ग्लास उससे ज़्यादा चमकता है और ये डायमंड सबसे ज़्यादा चमकता है। ऐसा क्यों? तो बताते हैं बच्चों, बने रहना। डायमंड सबसे ज़्यादा इसलिए चमकता है क्योंकि डायमंड के लिए क्रिटिकल, डायमंड एयर इंटरफेस के लिए अभी हमने बताया, डायमंड एयर इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल केवल 24 डिग्री है, जबकि वाटर एयर इंटरफेस के लिए 49 डिग्री है और ग्लास एयर इंटरफेस के लिए, तो जैसे बच्चों ये वाटर एयर, ये ग्लास एयर और ये डायमंड एयर। तो दिस इज एयर वाटर इंटरफेस, दिस इज ग्लास एयर इंटरफेस एंड दिस इज एयर डायमंड एयर इंटरफेस। तो बच्चों यहां क्रिटिकल एंगल होगा, यहां क्रिटिकल एंगल होगा सबसे ज्यादा यानी 49 डिग्री, यहां क्रिटिकल एंगल होगा 42 डिग्री और यहां क्रिटिकल एंगल होगा बच्चों केवल 24 डिग्री। तो देख रहे हो बच्चों कि सबसे कम क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री पर है। तो अगर हम जो रेज 24 डिग्री से कम पे इंसिडेंस होंगी वो नेक्स्ट मीडियम में चली जाएंगी, लेकिन जो रेज 24 डिग्री से ज़्यादा पे इंसिडेंस हो रही हैं बच्चों ध्यान से देखना, उन सभी का क्या होगा, वो सभी इंटरनली रिफ्रैक्ट हो जाएंगी बच्चों, वो सभी की सभी इंटरनली रिफ्रैक्ट हो जाएंगी। और सेम यहां पे क्या होगा, यहां पे वही रेज, जो रेज 42 डिग्री से कम पे इंसिडेंस हो रही हैं उन सबको उस मीडियम में जाने का मौका मिलेगा, लेकिन जो रेज 42 से ज्यादा पे इंसिडेंस हो रही हैं उन्हीं का इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो बच्चों जाहिर सी बात है कि डायमंड के केस में ज्यादा रेज का इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, जबकि ग्लास और एयर के केस में कम रेज का इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। ऐसे ही वाटर के केस में, वाटर एयर के केस में केवल उन्हीं रेज का इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा बच्चों जिनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 49 डिग्री है। तो इसलिए देख रहे हो कि वाटर से सबसे कम रेज का इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, उससे ज्यादा रेज इंटरनली रिफ्लेक्ट होंगी ग्लास और ग्लास से जब हम एयर में देखेंगे, और सबसे ज्यादा इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है डायमंड का। तो बच्चों लाइट डायमंड के छोटे से पीस के अंदर जाती है और फिर 2-4 मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद फिर वो बाहर निकलती है और ऑब्जर्वर तक एक्स्ट्रा लाइट पहुंचने लगती है, इसलिए डायमंड का वो वाला पॉइंट चमकदार दिखता है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स बन जाते हैं डायमंड में, बहुत सारे पॉइंट्स बन जाते हैं डायमंड के किसी पीस में, बहुत सारे पॉइंट्स बन जाते हैं जहां से लाइट कई डायरेक्शंस में लाइट निकलती है, और इसलिए डायमंड के डिफरेंट पॉइंट्स बहुत ही चमकदार दिखते हैं। और डायमंड ये होता है, वाटर ड्रॉपलेट में भी होता है, ग्लास के किसी पीस में भी होता है,
लेकिन डायमंड में सबसे ज्यादा होता है। वो सारी की सारी रेज जिनका इंसिडेंस 24 डिग्री से ज्यादा एंगल पे हो रहा है, यानी कि फ्रॉम 24 डिग्री टू 90 डिग्री, वो सारी रेज जो फ्रॉम 24 टू 90 डिग्री 89.9 डिग्री पे इंसिडेंस हो रही हैं, उन सब का इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। जबकि ग्लास के केस में केवल उन्हीं रेज का जो 42 डिग्री से 42 से 89.9 डिग्री तक, और वाटर में 49 से 89.9 डिग्री तक 9 डिग्री तक जो इंसिडेंस हो रहा है उनका इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो सबसे कम वाटर में, उससे ज्यादा ग्लास में, और सबसे ज्यादा डायमंड में इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो बच्चों इसलिए डायमंड बहुत ही चमकदार दिखता है, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, जबकि डायमंड का 2.5 होता है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, इसकी क्रिटिकल एंगल बहुत कम है, इसलिए ज़्यादा रेज का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और इसीलिए डायमंड सबसे ज़्यादा चमकता है। बच्चों अब हम बताते हैं मिराज क्या होता है। मिराज डेजर्ट्स में पानी का भ्रम होता है बच्चों, और ये पानी को देख करके ऊंट या जो पहले पुराने ज़माने में जो यात्री जाते थे तो रेगिस्तान में मिराज बनता था, पानी का भ्रम होता था कि सामने जैसे पानी है, और फिर 2-4 किलोमीटर पानी की खोज में वो आगे बढ़ते थे तो वो पानी वहाँ पर नहीं होता था। तो बच्चों ये मिराज क्या होता है, कैसे बनता है? एयर में इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। कैसे? एयर की कई लेयर्स बन जाती हैं डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी वाली। बने रहना बच्चों, कहीं मत जाना, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। बच्चों ये डेजर्ट में जमीन पे क्या है? सैंड है, बालू है, रेत है, और जैसे ही 8 या 9 बजता है वहाँ गर्मी बहुत तेज बढ़ती है, जिससे सैंड या रेत जो है बहुत तेजी से गर्म होता है, और रेत बहुत तेजी से गर्म होने के कारण नीचे जो रेत के कांटेक्ट में जो एयर होती है वो हॉट हो जाता है, और कंप्रेशनली जो ऊपर की लेयर होती है वो कूल रहती है। तो ऊपर की लेयर कूल होने के कारण डेंसर हो जाती है, और कोई भी चीज हॉट होती है तो फैलती है, तो नीचे की एयर फैलने के कारण रेयरर हो जाती है, और ऊपर की एयर ठंडी होने के कारण कूल होती है, कंप्रेस्ड होती है, तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, जिसका रिजल्ट ये होता है बच्चों, अगर हम डिफरेंट लाइंस ऐसे ड्रा कर दें तो इन लाइन के ऊपर डेंसर मीडियम है, लाइन के नीचे रेयरर मीडियम है, तो किसी भी टाल पॉइंट से लाइट जब चलेगी तो वो कॉन्टिन्यूसली नॉर्मल से दूर हटती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा बच्चों जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि बच्चों इस लाइन के ऊपर ठंडी हवा है और नीचे गर्म हवा है, तो कुछ यानी कि ऊपर डेंसर मीडियम है, नीचे इस लाइन के ऊपर डेंसर मीडियम है, नीचे रेयरर मीडियम है, तो एक समय ऐसा आएगा कि नॉर्मल से दूर हटते लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस किसी एक लेयर पे क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उस लेयर के ऊपर डेंसर मीडियम, नीचे रेयरर मीडियम, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा, और उसी समय बच्चों उसका इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, जो किसी ऑब्जर्वर की आंख पे पड़ेगा। लाइट जब पड़ेगी तो बच्चों उसे लगेगा, ऑब्जर्वर को ऐसा महसूस होगा कि ये पॉइंट ऑब्जर्वर को फिर नीचे की ओर दिखेगा, यानी कि पूरे के पूरे पेड़ का जो इमेज है या किसी भी टॉल ऑब्जेक्ट का इमेज जस्ट उसके नीचे बनेगा, जिससे दूर से देखने पर यहाँ पानी का भ्रम होगा। इसी को मिराज कहते हैं बच्चों। ये मिराज अप्रैल मई जून के मंथ्स में नेशनल हाईवेज पे भी होता है। पानी के गिरे होने का भ्रम होता है कि सामने लगता है जैसे पानी गिरा हो, और जब हम सड़क पे जैसे लगता है कि पानी गिरा हो, और जब हम उधर जाते हैं तो वहाँ कोई पानी नहीं होता। मिराज का जस्ट अपोजिट प्रोसेस लूमिंग है। मिराज बनता है गर्म
गर्म जगहों पे जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, और इसका अपोजिट फिनोमेना लूमिंग होता है बच्चों, लूमिंग, जो कि ठंडी जगहों पे होता है। तो ठंडी जगहों पे क्या होता है बच्चों, नीचे बर्फ, जहाँ स्नो एरियाज होते हैं, जहाँ जमीन पे बहुत सारी बर्फ गिरी हुई है, तो होगा क्या कि किसी ऑब्जर्वर के सामने ये ऑब्स्टेकल है, ये कोई बड़ा सा टीला है, कोई पहाड़ हो सकता है, तो इधर की चीजें ऑब्जर्वर को नहीं दिखनी चाहिए। लेकिन होता क्या है बच्चों कि यहाँ अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से चलने वाली रेज, अब नीचे कूलनेस है और ऊपर कंप्रेशनली हॉटनेस है, तो ऊपर की एयर रेयर होगी, नीचे की एयर डेंसर होगी, नीचे डेंसर मीडियम होगा, तो नीचे से ऊपर की ओर चलने वाली लाइट नॉर्मल से, जैसे अगर हम यहाँ लाइन खींच दें बच्चों, तो इसको नॉर्मल से दूर हटना चाहिए, और नॉर्मल से दूर हटते 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 एक बार फिर वो क्रिटिकल सिचुएशन आएगा जब लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी और इस ऑब्जर्वर तक, यहां से चलने वाली, इस पॉइंट से चलने वाली लाइट ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी, और ये ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर को यहां से आता हुआ दिखेगा, ये लाइट यहां से आती हुई दिखेगी। तो ये ऑब्जेक्ट जो कि लीनियर प्रोपोगेशन में ऑब्जर्वर को नहीं दिखना चाहिए था, और वो यानी कि ये ऑब्जेक्ट यहां दिखेगा। दरअसल बच्चों इधर की पूरी जमीन ऐसे ऊपर उठी हुई दिखेगी, और इसी को लूमिंग कहते हैं, तो जो कि स्नो एरियाज में होता है। बच्चों अब अगला टॉपिक है ऑप्टिकल फाइबर। तो बच्चों इसका हम होममेड डिमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले किसी वीडियो में। अभी हमारा लेजर का टार्च जो है थोड़ा खराब हो गया है, तो हम अगले वीडियो में विथ होममेड डिमोन्स्ट्रेशन ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बताएंगे, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही एक एप्लीकेशन है और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। तो बच्चों वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू बच्चों।